अविनाश हाफते हुए अपनी सोसाइटी में घुसता है। शीला जो उसकी पड़ोसन थी उसे ऐसा देखकर उसके पास जाती है और पूछती है कि क्या हुआ, मगर अविनाश कुछ बोल ही नहीं पाता। वो बस अपने में ही बड़बड़ कर रहा होता है। वो मुझे मार देगी। अब मैं नहीं बचूंगा मैं। कौन मार देगी? क्या हुआ? किसके लिए बोल रहे हो? पर अविनाश कुछ जवाब नहीं देता और अपने घर की ओर चला जाता है। शीला को कुछ समझ नहीं आता तो वो अविनाश की पत्नी को फोन करती है। हेलो साधना, तुम जल्दी घर आ जाओ। पता नहीं अविनाश को क्या हुआ है, काफी अजीब सी हरकतें कर रहा है, कुछ बोल भी नहीं पा रहा और बस बड़बड़ा रहा है। ये सुनते ही साधना घबरा जाती है और घर आती है। जैसे ही वो पहुंचती है उसे अविनाश ऊपर से नीचे गिरता हुआ दिखता है। अविनाश! वो भागती हुई जाती है पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अविनाश के सर के टुकड़े हो चुके होते हैं। वो दौड़कर शीला के पास जाती है। मुझे भी नहीं आया समझ, काफी डरा हुआ था और बस कुछ मार देगी बड़बड़ा रहा था। कौन मार देगी? क्यों? हमारी तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है। किसी को कुछ समझ ही नहीं आता है कि क्या हुआ और अविनाश ने आत्महत्या क्यों की। ये सब हुआ था मालवीय नगर की एक मध्यम वर्गीय सोसाइटी में। मालवीय नगर में सभी बहुत ही साधारण लोग रहते थे। सभी मध्यम वर्गीय थे। शाम के समय पार्क में हंसी मजाक कर लेते और त्योहारों पर एक दूसरे से खूब प्रेम से मिलते थे। साधारण सी वेशभूषा और रहन सहन था। अविनाश की मौत के बाद सब डरे डरे से रहने लगे क्योंकि ये बात फैल चुकी थी। वो मार देगी बड़बड़ा रहा था। एक दिन कुछ लोग पार्क में बैठकर बातें कर रहे थे। पता नहीं क्या हुआ, किसकी बात कर रहा था। तभी वहां से एक बहुत ही खूबसूरत औरत जाती हुई दिखी। सब उसे मुड़ मुड़ कर देखने लगे, कुछ उसके पीछे जाने लगे। अरे इतनी खूबसूरत औरत, ये हमारी सोसाइटी की तो नहीं लगती। चल देखते हैं। हाँ यार, चल। वो दोनों उसके पीछे जाते हैं पर वो अचानक से गायब हो जाती है। उनको समझ ही नहीं आता कि वो चली कहाँ जाती है। सब थोड़ा घबरा से जाते हैं क्योंकि ना तो वो उनकी सोसाइटी की होती है, ना ही पहले कभी उसे किसी ने देखा होता है और कुछ ही दिन पहले ही एक रहस्यमय मौत भी हुई होती है। अविनाश की मौत को कुछ ही दिन हुए थे और अब पता चलता है कि उसके करीबी दोस्त चेतन का एक्सीडेंट हो गया है। अरे ये क्या हो रहा है? कुछ ना कुछ चक्कर तो है। चेतन तो बहुत अच्छा ड्राइवर था, वो तो रेस वगैरह में भी भाग लेता था। उसका एक्सीडेंट कैसे हो सकता है? सबको उसी औरत पर शक होता है जो एक दिन दिखी फिर गायब हो गई। एक दिन की बात है, अविनाश की पत्नी अविनाश का सामान देख रही थी। तभी उसको अविनाश, चेतन, वही औरत और उनका एक और दोस्त अभिनव की एक फोटो मिलती है। उसके साथ ही एक डिटेक्टिव पेन का डिजाइन होता है जो अविनाश ने लॉन्च किया होता है। वो भागी भागी चेतन की पत्नी रश्मि के पास जाती है और पूछती है कि क्या उसे कुछ पता है, पर चेतन की पत्नी को भी कुछ समझ नहीं आता। वो दोनों चेतन का लैपटॉप खोलते हैं, उसमें से भी वही फोटो मिलती है। कुछ ना कुछ तो चक्कर जरूर है। अब हमें ये पता लगाना होगा कि ये तीसरा आदमी कौन है और कहाँ है। वो दोनों पुराने पेपर्स देखती है, उसमें उनको सब पता चल जाता है। उन चारों पर एक लंबा सा लेख आया होता है। वो चारों ही इस पेन को बनाने में लगे थे। चेतन और अविनाश के अलावा जो दो लोग थे वो पति पत्नी थे, सारिका और अभिनव। वो दोनों अब मर चुके थे। ये पढ़ते ही दोनों के होश उड़ जाते हैं। इसका मतलब जो वो औरत दिख रही है,
क्या वो भूत है, चुड़ैल है? दोनों पसीना पसीना हो जाते हैं। वो सबको बुलाते हैं, सभी डर के आ जाते हैं। वो पार्क में बैठकर बात कर ही रहे होते हैं, तभी उनको वो औरत फिर से दिखती है। अब सब डर जाते हैं, कोई उसके पीछे नहीं जाता। इस बार वो खुद ही उनके पास आती है, पर इस बार वो एक बूढ़ी औरत होती है। सब बहुत डर जाते हैं। उनके हाथ में पुरानी कटिंग देखकर वो बोलती है, वो कागज का छोटा सा टुकड़ा तुम्हें क्या बताएगा, मैं सुनाती हूँ कहानी। ये जो दोनों है ना, वो साधना और रश्मि की तरफ हाथ बढ़ाकर बोलती है, इन दोनों के पतियों ने मेरे बेटे और बहू को मारा था। वो रूप मैंने तुम्हें आकर्षित करने के लिए बनाया था। उस औरत की चमड़ी हर तरफ से थोड़ी थोड़ी गिर रही थी, ऐसा लग रहा था कि जल रही हो। फिर वो आगे बोलती है, सारा काम मेरे बेटे और बहू ने किया था। तुम दोनों के पतियों ने उनको मार कर अपना नाम कर लिया। मैंने देखा तो उन्हें तड़पते हुए आग में। मैं गई भी थी बचाने, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो पूरी तरह जल गए थे। तुम्हारे पतियों ने उनके साथ धोखा किया, सब कुछ छीन लिया। इसीलिए मैंने ही उन दोनों को मार डाला। पहले धीरे धीरे उनके मन में डर पैदा किया। जिस दिन अविनाश को धक्का दिया मैंने, वो मेरे बेटे की बनाई हुई डिजाइन विदेशी कंपनी को बेचने वाला था। वो बड़ी जल्दी में था, करोड़ों की डील होने वाली थी। इतना सुनते ही साधना उसको मारने के लिए दौड़ती है। क्या तुमने अविनाश को धक्का दिया? इतना कहकर वो उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, पर सब ये देखकर दंग रह जाते हैं कि साधना का हाथ उसके आर पार निकल जाता है। सबके होश उड़ जाते हैं। वो उसे पकड़ ही नहीं पाती। और हाँ, वो चेतन था ना, उसकी कार के ब्रेक्स भी मैंने ही फेल किए थे। वो तो बेचारा बहुत अच्छी कार चला रहा था। और सुन, तू है ना उसकी पत्नी? वो रश्मि की तरफ देखते हुए बोलती है, वो उस दिन तेरे लिए बहुत सारे तोहफे ला रहा था। उसे बहुत बड़ी कामयाबी मिली थी, पर वो उस कामयाबी का हकदार नहीं था। उस कामयाबी का हकदार मेरा बेटा और मेरी बहू थी। इसीलिए मैंने उसे भी मार दिया और सारा सामान खाई में फेंक दिया। इतना सुनते ही रश्मि जोर जोर से रोने लगती है। औरत जोर जोर से हंसने लगती है। इतनी ही देर में सबको दो और लोग दिखते हैं। वो उसी औरत के बेटा और बहू होते हैं। आज हम तुम दोनों को छोड़ेंगे नहीं। तुमने हमारा परिवार बर्बाद कर दिया, धोखा किया, मार डाला। वो जाकर रश्मि का गला पकड़ने लगती है। बाकी सब भाग जाते हैं। साधना उसको छुड़वाने की बहुत कोशिश करती है, पर जैसे उसको भी किसी ने जकड़ रखा होता है। उन दोनों का दम घुटने लगता है। वो हाफने लगती है। इन्हें भी ऐसे ही तड़पा तड़पा कर मारो जैसे इन्होंने तुम्हें मारा था। मैंने देखा था तुम्हारी चमड़ी गिरते हुए। साधना और रश्मि एकदम मरने जैसे हो जाते हैं। तभी रश्मि बोलती है, हमें छोड़ दीजिए। हमारे पतियों ने जो गलती की उसकी सजा हमें मत दीजिए। इतना सुनते ही दोनों की पकड़ ढीली पड़ जाती है। साधना और रश्मि की जान में जान आती है। वो थोड़ा संभल कर जब देखते हैं तो वो तीनों जा चुके होते हैं, जैसे कि कोई आत्मा को मुक्ति मिल गई हो। फिर सब मिलकर उस डिटेक्टिव पेन की सच्चाई सामने लाते हैं और बूढ़ी औरत और उसके बहू बेटे को इंसाफ दिलवाते हैं। इस राज पर से भी पर्दा उठ जाता है कि अविनाश ने आत्महत्या नहीं की थी, उसे मारा गया था।
और चेतन का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि उसे भी मारा गया था। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारे चैनल पे नई नई कहानियाँ देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं।